ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्लास 12 का। तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और जो भी समझाना होगा वो मैं रफ नोट पर समझा दूंगा। अब चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इससे समझ में क्या आता है? एल्केन यानी कि ओपन चैन सिंगल कार्बन हाइड्रोजन जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी ना हो, ना साइक्लिक हो, तो वो हो गया एल्केन। और एल्केन में जब आप हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर जोड़ दो तो वो हो जाएगा हेलो एल्केन। एंड हेलो एरीन्स इससे क्या समझ में आया? इसे भी सेग्रीगेट कर लो। एरीन्स यानी एरोमेटिक रिंग्स जिसमें जो है डबल बॉन्ड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जैसे बेंजीन। और हेलो यानी कि हेलोजन कंपाउंड, और बेंजीन, टोलुइन, कितने भी नाम ले सकते हैं आप, एनिलीन, नैप्थलीन, ये एरीन्स होते हैं। और हेलोजन उसमें भी अगर आप उसके कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ दो तो हो जाता है नाम उसका हेलो एरीन्स। अब क्या लिखा है? हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू ब्रेक डाउन बाई सोइल बैक्टीरिया। जो हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में इसलिए परसिस्ट यानी कि एग्जिस्ट कर पाते हैं क्योंकि वे रेजिस्ट होते हैं टू द ब्रेक डाउन बाई सोइल बैक्टीरिया। सोइल बैक्टीरिया उनका आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। अब चैप्टर की शुरुआत होती है असली यहाँ से। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये हमारा 11वीं का पोर्शन है जब हमारी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ये मैंने लिख रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? असाइक्लिक यानी कि ओपन चैन, और साइक्लिक। असाइक्लिक यानी ऐसे। और इसका मेन नाम जो आपको याद रखना है, जो काम आएगा, एलिफेटिक, इन्हें एलिफेटिक भी कहते हैं। और साइक्लिक में भी दो टाइप है, एलिसाइक्लिक या आप कह सकते हैं एलिफेटिक साइक्लिक। देखिए एलिफेटिक साइक्लिक यहाँ से लिंक हो गया। असाइक्लिक यानी कि इसमें एल आई नहीं आ रहा ना, मतलब एल आई, तो ये असाइक्लिक यानी कि ओपन चैन। और एलिसाइक्लिक जब साइकिल बना दो उसकी, यानी कि जैसे एलिसाइक्लिक में भी दो टाइप है हमारे पास, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी कि नॉर्मल साइक्लिक, जैसे कि ये है साइक्लोहेक्सेनोल, और अगर इस साइक्लोहेक्सेनोल में अगर मैं बीच में ऑक्सीजन डाल दूँ तो ये हेट्रोसाइक्लिक यानी कि हेटेरो, यानी कि हाइड्रोजन एटम किसी और बाहर के एटम से रिप्लेस हो गया, या कार्बन एटम। तो और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तीन टाइप के, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और हेट्रोसाइक्लिक। बेंजीनोइड यानी बेंजीन, जितने भी बेंजीन से बने कंपाउंड है। नॉन बेंजीनोइड जैसे कि ये हो गया। और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक यानी जैसे कि ये, इसमें देखिए एरोमेटिसिटी भी है, कंजुगेटेड यानी एक डबल बॉन्ड, एक खाली सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड। और इसका नाम होता है फ्यूरान। ये बहुत ही काम का है, 12th में भी बहुत काम आएगा। तो हमें एलिफेटिक समझ में आ गया। एलिफेटिक यानी ओपन चैन, और एलिफेटिक एलिसाइक्लिक यानी कि क्लोज चैन। ठीक है। अब क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हेलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन एंड एराइल हैलाइड। यानी कि एक एलिफेटिक, अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है एलिफेटिक, तो हमारा अगर उसका हाइड्रोजन मैं रिप्लेस कर दूँ और उसमें कोई हेलोजन कंपाउंड में जोड़ दूँ तो बनता है हेलो एल्केन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3 है, ये क्या है मेरे पास? एक एलिफेटिक कंपाउंड। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूँ क्लोरीन से, फ्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, किसी भी जो नॉर्मली रेडियो एक्टिव नहीं है उसी किसी हेलोजन एटम से अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो बन जाता है हेलो एल्केन। जैसे कि CH3 CH2 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 Cl, तो ये क्या होगा? एक हेलो एल्केन। उसका नाम क्या होगा? क्लोरोब्यूटेन। IUPAC नेम होगा इसका, क्लोरोब्यूटेन। और क्या लिखा है? अगर मैं हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दूँ एलिफेटिक का तो बन जाएगा हेलो एल्केन, दैट इज़ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है। इसका ही मैं अगर कॉमन नेम बताऊँ तो इसका कॉमन नेम होगा ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक H रिप्लेस कर दूं किसी हेलोजन से, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से, तो बनता है हमारा हेलो एरीन। उसका कॉमन नेम क्या हो जाता है? एराइल हैलाइड। इसे भी मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ। अगर मान लीजिए बेंजीन है, अगर मैं इसका एक H इसमें यहाँ पर कुछ ऐसे बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें कार्बन यहाँ पर है, 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, एक ही हाइड्रोजन था। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, यानी कि हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़कर यहाँ अगर मैं लगा दूँ Cl, ये हटा दिया है मैंने, तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और अगर इसका कॉमन नेमिंग करूँ मैं, तो ये जो ग्रुप होता है ना जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल क्लोराइड, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एंड एराइल हैलाइड रिस्पेक्टिवली। अब देखिए आगे क्या है? हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब ये sp3
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होती है किसी भी अलग अलग ऑर्बिटल्स की आपस में हाइब्रिडाइजेशन होती है और वो मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था, उसमें देखिए कार्बन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और ये इस कार्बन से जुड़ा है। ये कुछ ऐसे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और इधर को ये ऐसे जुड़े हैं ये वाले। तो देखिए कौन सा हाइब्रिडेशन है इसकी, ये पहले CH3 था तभी तो ये इससे अटैच्ड हुआ। तो 1 2 3 4, तो किसी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो क्लोरीन, फ्लोरीन या कोई भी हेलोजन है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइज कैसे है, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो 4 इसका हो जाएगा बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड पेयर होता है उसी के हिसाब से एक S और 3 P मिलकर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर ये खाली 2 बॉन्ड से जुड़ा होता, या मान लीजिए कुछ कार्बन ऐसे जुड़ा होता, कुछ ऐसी किसी चीज़ से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कार्बन लगा दूँ मैं, कार्बन, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2, क्योंकि जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, यानी डबल बॉन्ड होते हैं, तो सिर्फ इसे 1 बॉन्ड गिना जाता है और इसे भी 1 बॉन्ड, तो ये हो जाता है इसका हाइब्रिडेशन sp। अब क्या लिखा है, अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप वेयर एज हेलोएरीन्स कंटेनिंग हेलोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन हेलोएरीन, तो देखिए यहाँ पर जो हेलोएरीन मैंने बनाया था, तो यहाँ पर देखिए कार्बन, ये जब मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड को एक बार गिना जाएगा, तो 1 2 और 3, तो कितने हो गए 3, तो ये बनेगा sp2, 2sp मतलब 2p और एक ही है, तो 2 + 1 बराबर 3। तो किसी भी एक हेलो एल्केन में जो हेलोजन अटैच होता है वो sp3 कार्बन से होता है, और किसी भी एक हेलोएरीन में जो हेलोजन एटम अटैच होता है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है और बनाता है एक एराइल ग्रुप या किसी एराइल ग्रुप से। मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। तो जितने भी है अपने हेलोजन कंपाउंड्स है ना, हेलोजन कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कि उसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और हेलोजन भी प्रेजेंट है, वो क्लिनिकली या कहीं ना कहीं मेडिकली हमारे लिए यूज़फुल है। अब वो कैसे, यहाँ पर 3 नेम आएंगे बहुत काम के। दीज क्लासेज ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स। और ये यूज़ किए जाते हैं, जितने भी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज अ नॉन पोलर, एज अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये और अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, इनके शुरू में ही ज़रूरत पड़ जाती है हमें। जैसे क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, जैसे एक क्लोरीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो होता है क्लोरमफेनिसोल। ये क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेरी इफेक्टिव वे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। जो क्लोरमफेनिसोल एक क्लोरीन का एंटीबायोटिक है, यानी कि उसमें क्लोरीन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन अटैच होता है तो उसका जो एंटीबायोटिक है उसका नाम होता है क्लोरमफेनिसोल। और ये क्लोरमफेनिसोल प्रोड्यूस किया जाता है एक सोइल बैक्टीरिया से, या आप कह सकते हैं यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही इफेक्टिव होता है ट्रीटमेंट के लिए। किसके ट्रीटमेंट के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए। क्लोरमफेनिसोल इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। अब ये आयोडीन, अब कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए जिससे कि आयोडीन हमारा वो हो और क्या ना हो जाए, हमें थायराइड, गांव में कहते हैं थायराइड ना हो जाए, यानी कि यहाँ पर गला फूल जाता है या कुछ हो जाता है। तो क्या होता है, अवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। हमारी बॉडी जो है आयोडीन प्रोड्यूस करती है जिसमें एक हार्मोन प्रेजेंट होता है थायरोक्सिन। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डे टू डे लाइफ में आप जो भी आसपास देखते हैं, पेपर, पेंट, इंक, सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। थायरोक्सिन द डिफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। गोइटर जो हो जाता है, जैसे गाँव में कहते हैं थायराइड। सिंथेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स जैसे क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्वाइन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एक सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड होता है जिसका नाम है क्लोरोक्वाइन, वो यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और जो क्लोरमफेनिसोल है, क्लोरीन का एंटीबायोटिक है, वो यूज़ किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। अब एक और कंपाउंड होता है हेलोथेन। देखिए एक हो गया, 2, और ये थायरोक्सिन वाला तो आपको पता ही होगा, और थर्ड हो गया क्लोरोक्विन, और अब हेलोथेन। हेलोथेन इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म की, मतलब उसका जो है रुमाल पर लगाकर लोगों को सुंघा देते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही सर्जरी में जो एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, अब वो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म यूज़ नहीं किया था,
क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। हेलोथेन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। सर्टेनली फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट्स इन सर्जरी। जब सर्जरी होती है तो हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं फ्लोरिनेटेड, यानी कि उसमें फ्लोरीन, ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन हो, तो वो यूज़ किए जाते हैं एज अ पोटेंशियल ब्लड, यानी कि ब्लड की जगह सब्सटीट्यूट करके एक फ्लोरिनेटेड कंपाउंड को यूज़ किया जाता है। और इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हेलोजन कंपाउंड्स किसी न किसी तरीके से अटैच्ड हों या इन्वॉल्व हों। अब आ गई है हमारी क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मान लीजिए आप अगर एक किसी हाइड्रोकार्बन से एक ही हेलोजन एटम अटैच्ड है तो वो होता है मोनो हेलो एल्केन, 2 अटैच्ड है तो वो होता है डाई हेलो एल्केन, और 3 अटैच्ड है तो वो होता है ट्राई हेलो एल्केन। और ऐसे ही एरीन्स में मैंने कहा था कि कॉमन जो उनका नाम होता है, जब हम किसी एच को किसी एक एरीन से हटा देते हैं तो वो हेलो एरीन होता है। तो यहाँ पर देखिए मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, यानी कि एक हेलोजन एटम अटैच्ड है तो मोनो हेलो एरीन, 2 हेलोजन एटम अटैच्ड है तो डाई हेलो एरीन, और 3 हेलोजन एटम अटैच्ड है तो ट्राई हेलो एरीन। दीज मे बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पोली हेलोजन, यानी ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन कंपाउंड। या तो वो उनके पास एक हेलोजन कंपाउंड है, 2 हेलोजन कंपाउंड है, या उससे ज़्यादा हेलोजन कंपाउंड है। तो उसके लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जितना भी हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जनरली मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, पेंटा पे ख़त्म हो जाता है। मोनो हेलोजन कंपाउंड्स में भी फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड। अब जो ये मोनो हेलोजन कंपाउंड्स हैं ये फर्दर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। कैसे? कि अगर कि जो है हेलोजन है हमारा, वो किस कार्बन से अटैच्ड है, क्या वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन X यानी कि हेलोजन कंपाउंड्स, मतलब वो हेलोजन एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब पहले होते हैं एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। अब देखिए मतलब जो कार्बन एटम अटैच्ड है, अगर वो sp3 है तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन एल्काइल हैलाइड में कैसे होगा? अगर कार्बन ऐसे उससे अटैच्ड है जिसमें कार्बन किसी दूसरे एल्काइल ग्रुप से सिर्फ सिंगली अटैच्ड है, यानी कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर ये कार्बन है, ये CH3 अटैच्ड है इससे, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है, तो ये फर्दर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है? ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। मैं इस तरह इसका इधर लिख सकता हूँ, आपको ऐसे अच्छा लगेगा। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड यानी प्राइमरी, आप बोल सकते हैं इसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, या खाली लिख सकते हैं प्राइमरी। अगर क्लासिफिकेशन पूछे आपसे कि इसमें जो ये एल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये कहेगा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो ये प्राइमरी है। ऐसे ही अब देखिए सेकेंड डिग्री यानी कि कोई एल्काइल कंपाउंड यहाँ पर है और कोई एल्काइल कंपाउंड यहाँ पर है, यानी यहाँ पर कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड है वो किन्हीं 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पर इस कार्बन से उस कार्बन से, तो इसलिए यह है सेकेंडरी। ऐसे ही टर्सरी, अब जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने फर्दर कार्बन या किसी एल्काइल कंपाउंड से अटैच्ड है। जो एल्काइल कंपाउंड होगा भाई उसमें कार्बन तो होगा ही, तो कार्बन 1, 2, 3, ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, तो ये हो गया टर्सरी। अब मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। इन एल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप, दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाई CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक हेलोजन आ जाता है, इसलिए जो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला था वो हो जाता है CnH2n+1, और जो भी अपना हेलोजन एलिमेंट है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि जिस कार्बन से अटैच हो रहे हैं उसका नेचर क्या है। अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, अगर वही कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो टर्सरी, और अगर वो कार्बन एक कार्बन से ही अटैच्ड है
तो प्राइमरी। अ प्राइमरी कार्बन विच हेलोजन टर्सरी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड। इफ हेलोजन इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन एटम इन एन अल्काइल ग्रुप द अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये मैंने बता दिया है कि अगर जो प्राइमरी कार्बन एटम इन एन अल्काइल हैलाइड अच्छा हेलोजन इज अटैच टू अ प्राइमरी कार्बन जैसे प्राइमरी कार्बन है, इस पर प्राइमरी कार्बन यानी कि जो कार्बन है वो किसी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो वो कहलाता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली इफ हेलोजन इज अटैच टू अ सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम द अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड रिस्पेक्टिवली, जो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। अब एक होता है इसी क्लासिफिकेशन में एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? किसी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट किसी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला जो कार्बन है, यानी कि इसे छोड़कर एक बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और उस वाला जो कार्बन है ये होता है एलाइलिक कार्बन, और इससे हेलोजन अटैच्ड है, ये कहलाता है एलाइलिक कार्बन। और इस हैलाइड को, यानी हम कह रहे थे सिंगल किसी एल्केन से अगर हमारा हेलोजन अटैच था तो ये हो रहा था एल्काइल हैलाइड, और इसे कहते हैं हम एलाइलिक हैलाइड या एलाइल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एलाइलिक हैलाइड्स। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी कार्बन की, यानी कि कार्बन में या तो मतलब हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है 2 बॉन्ड, और एक हमारा हेलोजन से जुड़ा है 3 बॉन्ड, और एक इस वाले कार्बन से जुड़ा होगा यहाँ पर, तो 4 बॉन्ड। तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो मैंने बताया था कि किसी कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो कार्बन है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं sp3 कार्बन और हेलोजन के अटैच होने से। अब देखिए इसमें एलाइलिक कार्बन कैसा होगा? देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है, अगर यहाँ पर कोई हेलोजन अटैच्ड है तो ये एलाइलिक कार्बन है, और अगर ये हेलोजन यहाँ पर अटैच हो जाता तो ये एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन बेसिकली वो है जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर जो वो वाला कार्बन है सिंगल बॉन्ड के बाद वाला, वही है हमारा एलाइलिक कार्बन। अब इसी बेसिस पर जो sp3 कार्बन हमारा अटैच हो रहा था किसी हेलोजन से, इसी बेसिस पर उसकी थर्ड क्लासिफिकेशन है बेंजाइलिक हैलाइड। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon attached to an aromatic ring। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं किसी भी बेंजीन रिंग में हम कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जब जुड़ रहा है कोई भी हेलोजन, तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, तो अगर मैं ये वाला कार्बन लेता हूँ तो 1 2 और 3, तो ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। अगर मैं इससे कोई हेलोजन जोड़ दूंगा तो इसकी क्लासिफिकेशन में sp3x इसके अंडर कैसे कर पाऊंगा? तो इसलिए इसकी जो एडजेसेंट वाला एटम है, मान लीजिए यहाँ पर CH2Cl, यानी कि एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये वाला जो कार्बन है ये कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन। और जो ये कंप्लीट अपना कंपाउंड है ये वाला, ये इसका हाइड्रोजन मैंने हटा दिया यहाँ से क्योंकि मैंने ये जोड़ दिया है यहाँ पर कुछ ऐसे बनाकर दिखा रहा हूँ, CH2Cl, ये कहलाता है एक बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए यहाँ पर अब इसमें कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री बताएंगे? अगर यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी हेलोएरीन। और अगर मैं एक हाइड्रोजन इसका निकाल दूँ, अब मैं इसे CH3 से जोड़ दूँ, तो बताइए ये कौन सा 2nd डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? तो ये यहाँ पर है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये 2 डिग्री एराइल हैलाइड, या कह लो आप हेलोएरीन IUPAC में, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये बेंजीन है, बेंजीन का जो एडजेसेंट वाला कार्बन है उससे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। और अगर ये दो ग्रुप अटैच्ड है और एक कार्बन ही अटैच्ड है तो ये 3 डिग्री, यानी कि यहाँ पर लिख भी रखा है अगर R बराबर CH3, यानी कि ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो 3 डिग्री होगा। और अगर R H हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड होगा? R CH3 है, तो ये कार्बन होगा एक इस कार्बन से अटैच्ड, एक इस कार्बन से अटैच्ड, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री।
अब जो कंपाउंड्स हैं हमने sp3 कार्बन X बॉन्ड के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था वो हमने कर लिया। अब जो sp2 कार्बन है और उससे अगर हेलोजन एटम अटैच्ड है तो उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन मेनली दो नाम पर होता है, विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली हमारा हेलोजन एटम जुड़ा होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन लगा दूँ तो ये sp2 देखिए यहाँ पर कार्बन लगा होगा, 1 2 3 3 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो इसका वो चेक कर लो आप, हाइड्रेशन 1 2 3, जब डबल बॉन्ड होता है तो एक ही बॉन्ड गिना जाता है, 1 2 3, यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसका नाम हो जाएगा विनाइलिक। और जब इसके एडजेसेंट अगर यहाँ जुड़ा होता ना तो ये हो जाता है एक एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक यानी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो हम sp3 कार्बन X बॉन्ड में करते थे, और उसी डबल बॉन्ड पर अगर मैं हेलोजन लगा दूं, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर अगर मैं अपना कोई भी हेलोजन लगा दूं तो वो हो जाता है विनाइलिक कंपाउंड या विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर लिखा है विनाइलिक हैलाइड। अब सेकंड वाला है हमारा, देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो है हेलोजन एटम अपना जुड़ा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये रहा और डायरेक्टली हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब है अपना एराइल हैलाइड, इस पर दो क्लासिफिकेशन है, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। जब किसी भी एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी किसी की एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अगर हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो वो होता है एराइल हैलाइड। और किसी ओपन कंपाउंड या जो एरोमेटिक ना हो, जैसे कि यहाँ पर ये एरोमेटिक नहीं था, उसके कार्बन से अगर डायरेक्टली हमारा हेलोजन एटम अटैच्ड है तो वो कहलाता है विनाइलिक हैलाइड। अब नोमेनक्लेचर कैसे होगा, जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं या एराइल हैलाइड है उनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। हैविंग द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजनेटेड कंपाउंड्स, लेट अस नाउ लर्न हाउ these are named. The common names of alkyl halides are derived by naming the alkyl groups followed by the name of halide. In the IUPAC system of nomenclature, alkyl halides are named as halo substituted hydrocarbon. क्या मजा आ गया। For monohalogen substituted derivatives of benzene, common and IUPAC names are the same. For dihalogen derivatives, dihalogen यानी कि दो हेलोजन लगे हों, दो हेलोजन एटम, जैसे फ्लोरीन लगा हो या फ्लोरीन क्लोरीन लगा हो या फ्लोरीन ब्रोमीन लगा हो या ब्रोमीन आयोडीन लगा हो या फ्लोरीन आयोडीन लगा हो। अब आप पूछ रहे होंगे फ्लोरीन आयोडीन क्यों नहीं बोल दिया मैंने। For dihalogen derivatives, the prefix ortho, meta, para are used in common system। मतलब कॉमन नेमिंग जब हम करेंगे IUPAC, और कॉमन नेमिंग कभी भी मतलब बहुत सोच समझ कर नहीं की जाती। कॉमन नेमिंग में आपने देखा कुछ नाम आपको याद भी रखने पड़ेंगे क्योंकि उनका कोई तथ्य नहीं होगा कि हाँ इसका नाम ये क्यों है। कॉमन नेमिंग जैसे अगर किसी भी साइंटिस्ट ने कोई भी कंपाउंड अगर ईजाद कर दिया यानी कि आविष्कार कर दिया किसी भी कंपाउंड का, तो उसी के नाम पे रख दिया, कभी उसके पेट के नाम पे रख दिया, या किसी भी चीज़ पे जो उसे दिखा उन्होंने उसके नाम पे रख दिया। तो कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे ये है हमारा CH3CH2Br है, तो Br कहाँ लगा है, पहले नंबर कार्बन पर। देखिए कॉमन नेमिंग इसकी कुछ ऐसे होगी, जैसे हमारा CH3CH2Br है, 1 पर लगा है तो 1 2 3। आपको रूल लगाना है FMLSA। पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई भी नहीं है तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसे प्रायोरिटी मेन दी जाती है इसीलिए। फिर देखेंगे हम मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, फिर देखेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन, और फिर देखेंगे हम साइड चेन कितनी है, और फिर देखेंगे उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो हम सबसे लास्ट में देखते हैं। अब तो आप देखिए फंक्शनल ग्रुप पहला वो दे दिया, वो मल्टीपल बॉन्ड इसमें है नहीं कहीं भी, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन है इसमें तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे ही अब देखिए सेकंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम भी बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर कैसे करूँगा, यहाँ पर ये जो है इसे प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन यहाँ क्लोरीन है, कार्बन तो है नहीं, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो 2 पर आ जाएगा क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर अब मैं कहाँ से करूँ नंबरिंग, देखिए ये है CH3 CH2Cl H3 कार्बन। अब मैं इसकी नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँगा तो भाई ये रूल तो फॉलो हो ही नहीं रहा क्योंकि पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, और फंक्शनल ग्रुप में तो भाई क्लोरीन ब्रोमीन या इन्हें भी प्रायोरिटी दी जाती है।
तो मैं नेमिंग करूँगा यहाँ से 1 2 3, 3 मैं यहाँ लिख दूँ या 3 मैं यहाँ लिख दूँ, बात एक ही है, आप नेमिंग करके देख लेना। तो मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए पहले अब जब नाम लिखते हैं तो प्रायोरिटी दी जाती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अब कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं, जब एक ही कार्बन पे, जैसे ये मैं सेकंड वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका आपको कॉमन नेमिंग आती होगी, या अगर नहीं आती है तो इसका होती है कॉमन नेमिंग एल्काइल हैलाइड। किसी भी हैलाइड की कॉमन नेमिंग होती है एल्काइल हैलाइड। इसमें हैलाइड क्या है, ब्रोमीन, और एल्काइल क्या है, प्रोपेन। तो नॉर्मल प्रोपेन, यानी कि प्रोपेन सीधा लिखा है नॉर्मल प्रोपेन, यानी कि उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसे करके उल्टे सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब सब्स्टिट्यूएंट कौन से वाले, जैसे CH3 नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा N, एल्काइल क्या है, एल्काइल है अपना प्रोपाइल, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब जैसे हमारे पास सेकंड वाला एग्जांपल है, इसमें नेमिंग हम कैसे करेंगे, कॉमन नेमिंग। अब इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, वो मैं यहाँ पर लिखकर क्लियर कर देता हूँ। अगर एक कार्बन पर 2 कार्बन अटैच्ड हैं और फिर ये फर्दर किसी कार्बन से अटैच्ड है, तो कॉमन नेमिंग में सबसे पहले लिखा जाता है आइसोप्रोपाइल। या अगर ये ऐसे लिखा हो CH2, अरे यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाना भूल गया मैं, फिर ये किसी चीज़ से अटैच्ड हो, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। मेनली हमें आइसो की पहचान करनी होती है। आइसो की पहचान कैसे होती है, जब किसी एक कार्बन पर 2 कार्बन प्रेजेंट हो, और अगर एक कार्बन पर 3 कार्बन प्रेजेंट हो गए, तब क्या नाम होगा, तब उसका नाम होगा कार्बन CH3 CH3 CH3, और फिर ये किसी चीज़ से अटैच्ड है, तो इसका नेमिंग कुछ ऐसे होगी, टर्ट। सबसे पहले लगा देंगे टर्ट ब्यूटाइल कॉमन नेमिंग में, और फिर जो भी अटैच्ड, अगर मान लिया यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। और अब आपने देखा होगा सैक, ऐसे सैक ब्यूटाइल लिखा होता है। ये कॉमन नेमिंग कैसे होती है, जब कार्बन पर अनइवन ग्रुप लगे हों 2, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक कार्बन पर इतना, आप देखिए 2 CH3 लगे हों, या 2 CH3 या 2 कार्बन कह लो आप, बस 2 कार्बन याद रखना, तो आइसो से नेमिंग होती है। अगर ये अनइवन तरीके से लगे हों, जैसे कि CH2 CH3 लगा दूँ मैं, और एक CH3 यहाँ पर लगा दूँ, और फिर इसे किसी चीज़ से अटैच कर दूँ, तो इसका नाम सैक ब्यूटाइल से स्टार्ट होगा, सैक ब्यूटाइल। और अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन लगा दूँ तो फ्लोराइड। तो समझ में आ गया आइसो, सैक और टर्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक। अब हमारे पास है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसका हो गया नेमिंग कैसे होगी। अब जो एरीन्स हैं उनका कैसे होगा, बेंजीन, उसमें जैसे ये है तो उसमें लग जाएगा ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन कॉमन नेम में भी आ जाएगा, और बेंजीन हमारा IUPAC नेम में भी आ जाएगा। अब देखिए ब्रोमो, तो उसकी नेमिंग कुछ ऐसे होगी 1 2 3 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ऐसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 पर आ रहा है, 3 पर 5 पर, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है क्योंकि आप अगर ऐसे इसमें एक लाइन खींचेंगे और इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये एक दूसरे पर रखा जाएगा। और इसमें मेटा, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, और ये होती है पैरा पोजीशन। कॉमन नेमिंग में ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ होता है। तो मेटा पर ब्रोमो है यहाँ पर, मेटा पर डाई ब्रोमो, क्योंकि ये इसके, अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव में देखूँ तो ऑर्थो मेटा इसके लिए ये है, और अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखूँ तो मेटा पोजीशन इसके लिए ये है, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ऐसे देखिए यहाँ पर IUPAC नेम हमारा लिखा है, इसकी नेमिंग कैसे होगी 1 2 3, 1 पर क्लोरो, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसे 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। द डाई हैलो एल्केन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स आर नेम्ड एज एल्कालाइडीन और एल्केलीन डाई हैलाइड्स। ये बहुत काम की बात है, जब डाई हैलो एल्केन हो, यानी कि एक एल्केन में 2 हैलोजन एटम्स अटैच हों, तो उनका नेमिंग एल्कालाइडीन और एल्कालीन डाईहैलाइड नाम से होती है। द डाई हैलोजन कंपाउंड्स हैविंग बोथ द हैलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड्स और जैम हैलाइड, डाईहैलाइड भी कहते हैं, व्हेन बोथ द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम ऑफ द चैन एंड विसिनल। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा रफ नोटबुक पर। एंड विसिनल डाईहैलाइड और बिस डाईहैलाइड व्हेन द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट on adjacent carbon atom in the common name system. Gem dihalide are named as alkyline halide and bis dihalide are named as alkaline
डाई हैलाइड इन IUPAC सिस्टम। अब देखिए मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूँ। जो डाई हैलो एल्केन है उनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो जैमिनल हैलाइड, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम डाई हैलाइड, जैमिनल हैलाइड और विसिनल हैलाइड। जैमिनल हैलाइड क्या होगा? जब एक ही कार्बन पर दो हमारे हैलोजन एटम अटैच्ड हों, ठीक है, जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ खाली, तो उसका जो कॉमन नेमिंग होती है वो जैम के नाम से होती है, जैमिनल। जब किसी दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर एडजेसेंटली अगर हमारे हैलोजन एटम अटैच हो तो वो होता है विसिनल हैलाइड, जैसे कि यहाँ पर लिखा है देखिए। और जो विसिनल होता है उनका जो कॉमन नेमिंग सिस्टम में होता है जैमिनल डाई हैलाइड का, जैमिनल डाई हैलाइड लिखेंगे यहाँ पर, जैमिनल डाई हैलाइड, क्योंकि डाई हैलो एल्केन है, यानी कि ऐसा डेरिवेटिव है हैलो एल्केन में जिसमें दो हैलोजन एटम है। तो देखिए जैमिनल डाई हैलाइड, इनका कॉमन नेमिंग सिस्टम में नाम होता है एल्कालाइडीन, और इनका कॉमन सिस्टम में क्या नाम होता है? एल्काइलीन हैलाइड। यहाँ पर भी हैलाइड लिखना भूल गया मैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए H3 कार्बन CH और इसी पर दो कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो गया इथाइलिडीन क्लोराइड। कॉमन नेमिंग क्या होती है जैमिनल हैलाइड की? एल्कालाइडीन हैलाइड। तो यहाँ पर जो H3 कार्बन CH Cl अब एक पर अटैच है तो जैमिनल, और उनका कॉमन नेमिंग सिस्टम में नाम कैसे होगा? एल्कालाइडीन हैलाइड। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइलिडीन क्लोराइड। और ये क्या है? एक जैम कंपाउंड है, जैम डाइक्लोराइड, ठीक है। और ऐसे ही विसिनल वालों का कॉमन नेम क्या होता है? एल्कालीन डाई हैलाइड। इनका होता है एल्कालाइडीन हैलाइड। और जो विसिनल वाले कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनका नाम होता है एल्कालीन डाई हैलाइड। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए दो कार्बन है तो इथाइलिन डाइक्लोराइड, यानी कि विस डाई हैलाइड है ये। और उसका IUPAC नेम तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक पर दो कार्बन है, एक डाइक्लोरो इथेन और एक दो डाइक्लोरो इथेन। अब कॉमन और IUPAC नेम है, इसमें कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद रखने हैं। अब मैंने बताया है कि जैमिनल में जो जैम डाई हैलाइड है उसका नेमिंग होती है कॉमन नेमिंग में एल्कालाइडीन हैलाइड। लेकिन यहाँ पर देखिए CH2Cl2, यहाँ पर एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन अटैच्ड है, लेकिन तो इसका नेमिंग तो ऐसे हो जानी चाहिए थी मिथाइलिडीन क्लोराइड, लेकिन इसकी नेमिंग हुई है मिथाइलिन क्लोराइड। ऐसा क्यों नहीं? आपको याद रखना होगा कि इसकी नेमिंग होगी मिथाइलिन क्लोराइड, इसमें कॉमन नेम याद रखने वाला है। और CaCl3 क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। मुझे लगता है आप इसका IUPAC सबका नेम तो निकाल लेंगे। एन प्रोपाइल फ्लोराइड ये भी कॉमन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी कॉमन है, और ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है, क्लोरो को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कॉमन नेम में भी, तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। हाँ टोलुइन मैंने आपको बताया था, फ्यूरान यानी कि ये कुछ नेम है जो आपको कॉमन नेम याद रखने हैं। जैसे कि CH3 इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। NH2 इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। OCH3 इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल, ठीक। ये क्वेश्चन है कुछ 10.1 एग्जाम्पल, मैंने नेमिंग सिखा दिया है और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बता दिया है। जैसे 1 डिग्री है, इसके जो आइसोमर बताने हैं हमें C5H11Br के, ये इस पर देखिए यहाँ पर Br अटैच होगा तो दो कार्बन से अटैच होगा ये वाला कार्बन, तो 2 डिग्री है। ऐसे ही कर लेना ये वाला एग्जाम्पल, और ये इनके स्ट्रक्चर लिख लेना, इनका IUPAC नेम दिया हुआ है और इनका आंसर्स लास्ट में दिए हुए हैं। अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है बीच में, उसका नेचर क्या है? हेलोजन एटम क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है देन कार्बन। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज whereas the halogen atom bears a partial negative charge।
जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है हमारे पास कोई भी, कार्बन फ्लोरीन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है कार्बन से। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो जब हम फ्लोरीन लगा देते हैं ना, तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इधर खींचकर यहाँ खिसका देता है कुछ ऐसे। तो ये क्या हो जाता है, बॉन्ड को पोलराइज कर देता है, पोलराइज बॉन्ड। अब मैं यहाँ पर फ्लोरीन लगा दूँ, क्लोरीन लगा दूँ, ब्रोमीन लगा दूँ, आयोडीन लगा दूँ, बात एक ही होगी। एज वी गो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हेलोजन एटम, हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन। तो जितने जितना नीचे जाते रहेंगे हम पीरियोडिक टेबल में, उतना उनका साइज बढ़ता जाएगा। आयोडीन सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का सबसे कम होगा, ठीक है। फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। कंसिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम CF to CI। अब जो फ्लोरीन छोटा सा है तो क्लोरीन कार्बन के पास चिपक जाएगा, जैसे कार्बन छोटा सा फ्लोरीन है आगे चिपक गया। फिर ब्रोमीन इससे बड़ा है, कार्बन छोटा सा रह गया तो थोड़ा बड़ा बॉन्ड बनेगा। फिर क्लोरीन बहुत बड़ा है तो कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा। फिर आयोडीन, यहाँ पर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर हमारा आयोडीन बहुत ही बड़ा है, तो ये थोड़ा बॉन्ड की लेंथ जो है बढ़ती चली जाएगी नीचे की तरफ। यानी कि जैसे फ्लोरीन अटैच करूँगा तो छोटा बॉन्ड, और अगर मैं आयोडीन अटैच कर दूँगा तो सबसे बड़ा बॉन्ड बनेगा। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एज अ डाइपोल मोमेंट्स आर गिवन इन टेबल 10.2। 10.2 आगे टेबल है, उसमें दिया हुआ है सब कुछ। एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स, और जो एल्काइल हैलाइड है वो बेस्ट प्रिपेयर कैसे होते हैं, एल्कोहल से, विच आर ईजिली एक्सेसिबल। और एल्कोहल आपको पता ही है बहुत ईजिली एक्सेसिबल है अपने इंडिया में। ये टेबल दी हुई है, इसमें देख लेना बॉन्ड लेंथ। देखिए फ्लोरीन सबसे कम बॉन्ड लेंथ, जब CH3 फ्लोरीन से अटैच है 139, और जब आयोडीन से अटैच है तो 214। और ऐसे ही बॉन्ड एंथैल्पी भी, जब तगड़ा मतलब बहुत बड़ा बॉन्ड होगा तो एंथैल्पी उसे मतलब उसे तोड़ने में जो है हमारी एनर्जी जो है बहुत कम लगेगी। और डाइपोल मूवमेंट कब ज़्यादा था, जब फ्लोरीन था, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो इधर का इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का और जो इधर का इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन का, वो ऐसे खींच लेगा उन्हें कुछ पास में, ठीक है। अब इनकी प्रिपरेशन आ गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब पीछे हमने पढ़ा था हेलो एल्केन बेस्ट प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम द एल्कोहल। तो मैं पहले बताने वाला हूँ कि कैसे प्रिपेयर होंगे, फिर उसके बाद ये जितना भी है पढ़कर बताऊँगा। तो इसे प्रिपेयर करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं किसी भी हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के। अब हम करेंगे एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे हमसे। सबसे पहले मान लीजिए CH3OH है, इसमें जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी हेलो एल्केन की, तो हम या तो हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन एसिड डालते हैं, या NaBr + H2SO4 डालते हैं, जिससे बन जाता है हमारा HBr, ठीक है। और ये जो है प्रोसेस, ये तो आगे बताऊंगा मैं। PX3 यानी कि PF3, PBr3, PCl3, ज़्यादातर हम Cl और Br की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है X = Cl, और PCl5, इन सबसे रिएक्शन बताऊँगा। तो देखिए CH3OH, इसमें हम डालते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और दे देते हैं हीट। जब हमारे पास 1 डिग्री, मतलब कह सकते हैं 1 डिग्री में, इसे 1 डिग्री बना देता हूँ, CH3CH2, या मैं CH3OH लगाता सीधा, तो इसे हमें देनी पड़ती है हीट। और ये जो रिएजेंट है HCl + ZnCl2, इसे कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। और ये जो प्रोसेस है, जब हम किसी अल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो इसे कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। इससे बनता कैसे है, ये जो OH वाला पार्ट है ये इसके साथ निकल लेता है, बन जाता है पानी भग लेता है अलग को। और जो ये वाला पार्ट था हमारा एल्काइल वाला, इसके साथ अपना क्लोरीन आकर जुड़ जाता है, दिलदार क्लोरीन, बन जाता है CH3CH2Cl। जैसे कि मान लीजिए CH3OH है, HCl है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 है, और हीट ज़रूर देनी है भाई प्राइमरी में, ये जो भी है प्राइमरी नहीं है तो हीट दे दी। ZnCl2, इस रिएजेंट को कहेंगे ल्यूकास रिएजेंट। तो इसमें कैसे होगा, इसमें जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा, OH H के साथ भाग जाएगा, बन जाएगा H2O, और जो Cl वाला पार्ट है दिलदार वो आगे लग जाएगा इसके साथ, तो बन जाएगा CH3Cl। तो ये बन गया हमारा हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड है हमारा, हम बना सकते हैं इसे HBr से भी। HBr जैसे कि मैं लगा सकता हूँ CH3OH + HBr, इट विल गिव अस व्हाट, CH3Br + H2O। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, डायरेक्ट HBr नहीं लगा सकते,
क्योंकि HBr जो है इतना स्टेबल नहीं होता, तो इसे हम डायरेक्टली रिएक्शन में ही फ्रेशली बनाते हैं, जिससे कि हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो अच्छा रहे। वो कैसे बनाते हैं, हम या तो KBr ले लेंगे या NaBr ले लेंगे और उसे H2SO4 से रिएक्ट करा देंगे। जैसे कि CH3OH है, इसमें या तो मैं KBr ले लूँगा या मैं ले लूँगा यहाँ पर NaBr प्लस H2SO4 ले लूँगा। अब जो K है, K निकल जाएगा इसके साथ, K2SO4 बना लेगा और हाइड्रोजन आ जाएगा इसके साथ, मतलब ये रिएक्शन में ही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये, और फिर इसके साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा हमारा CH3, पानी निकल जाएगा, Br आकर लग जाएगा, भाई दिलदार है Br, यहाँ पर Br लग गया प्लस, अब हमारे पास यहाँ तक K, तो K2, एक हाइड्रोजन निकला ना, तो बनेगा KHSO4 प्लस H2। ये हमारी सेकंड प्रोसेस है। शायद दिखा नहीं कैसे बनेगा। जो HBr है वो इतना अच्छा नहीं होता है रिएक्शन में, तो इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं उसे H2SO4 और KBr या NaBr के मिक्सचर को डालकर रिएक्शन में इन situ, कहीं कहीं बुकों पर लिखा होता है इन situ, यानी इन द रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रिपेयर किया जाता है HBr प्रिपेयर होने के बाद जैसे हम HCl रिएक्ट करा रहे थे, ऐसे ही जो HBr बन जाता है वो ऐसे रिएक्ट करता है और H जो है इस OH के साथ H2O बना देता है और Br आकर लग जाता है CH3 पर। ठीक है, अब इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है, किसी फॉस्फोरस हैलाइड से कैसे बनाएंगे। थर्ड पार्ट मैं लिख देता हूँ विद फॉस्फोरस हैलाइड। अगर हमें PCX3 के साथ बनाना है, या लिख लेता हूँ मैं PCl3, तो हमें लेने पड़ेंगे 3 मोल ऑफ जो भी हमारे पास अल्कोहल है, क्योंकि इसमें बनता है हमारा H3PO3, यानी कि एक एसिड है H3PO3 वो बनता है, और यहाँ पर X की जगह हम लिख सकते हैं बराबर X बराबर Cl या Br ही लिख सकते हैं। तो बनता है हमारा, मैं खाली अभी बाद में लिखूँगा, CH3Cl प्लस H3PO3। तो हमारे पास तीन क्लोरीन थे, तो यहाँ पर लग जाता है 3, और यहाँ पर भी इसलिए 3 लगाया था। तो विद फॉस्फोरस हैलाइड का पहली रिएक्शन ये हो गई। अब सेकंड होती है हमारे पास, तो ये भी नहीं दिखा, जब मैं PX3 के साथ कराता हूँ, यानी कि हेलोजन 3 होंगे, हेलोजन एटम 3 होंगे, तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, हम जहाँ हमारा बन जाता है H3PO3 और जो Cl है वो यहाँ पर अटैच होता है और OH जो है H3PO3 बनाने में चला जाता है। तो जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो 3 यहाँ पर लगा देंगे और 3 यहाँ पर लगा देंगे, 3 CH3 भी हो जाए और 3 क्लोरीन भी हो जाए और रिएक्शन बैलेंस हो जाए। जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे PCl5 के साथ या PbR5 के साथ, अगर मैं इसी को कराता हूँ CH3OH प्लस PCl5, तो बनेगा कुछ CH3Cl प्लस POCl3, 3 4 कार्बन, और बन जाएगा हमारे पास HCl। तो देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन, 3 4 5 क्लोरीन हो गए, फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ पर। तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। विद फॉस्फोरस हैलाइड हो गया, विद यहाँ पर लिख देता हूँ विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। और इसके फोर्थ पार्ट है विद थायोनिल क्लोराइड। और जो थायोनाइल क्लोराइड है ये बहुत बेस्ट यील्ड देता है किसी भी अल्कोहल की, किसी भी हेलो एल्केन की। अब क्यों देता है बेस्ट यील्ड, ये अभी बताने वाला हूँ। किसी भी, अगर मान लीजिए CH3CH2OH को अगर मैं करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2, ठीक है, तो हमारा बनता है CH3CH2 हेलो एल्केन तो बनेगा ही, प्लस SO2 बनता है, प्लस HCl बनता है। और जो HCl होता है ये भी गैस की फॉर्म में बनता है, और SO2 होता है ये भी गैस की फॉर्म में। तो ये गैस की फॉर्म में बनकर यहाँ से उड़ जाते हैं और हमारा हेलो एल्केन रह जाता है। तो इसलिए बेस्ट मेथड है। अगर आपको रिएक्शन में कहीं भी आएगा, कहीं भी पेपर में, और अरे ये भी नहीं दिखा, थायोनाइल क्लोराइड से क्यों कराते हैं CH3CH2OH, कोई भी अल्कोहल है हमारे पास, उसे SOCl2 से रिएक्शन जब कराते हैं जब हमें बेस्ट यील्ड चाहिए होती है किसी भी हेलो एल्केन की, क्योंकि इसमें बनता है हमारा CH3CH2Cl, क्लोरीन चला जाता है इसके साथ और हाइड्रोजन बना देता है H के Cl के साथ मिलकर HCl और बन जाता है SO2। और SO2 और HCl दोनों गैसेस स्टेट में बनते हैं और ये गैसेस बनकर उड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास बनता है हेलो एल्केन। और कहीं भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन वाला
और हमें हेलो एल्केन बनाना होगा अल्कोहल से, तो हम ये वाला बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारे पास बस ये बच जाएगा। और एग्जामिनर भी चाहेगा कि आप SOCl2 डालकर ही CH3CH2Cl बनाएं, और इसे कहते हैं डार्जन प्रोसेस। NCERT में नहीं लिखा है लेकिन काम आ जाता है डार्जन प्रोसेस। और जो ये फर्स्ट वाला था ना, जो ल्यूकास रिएजेंट था HCl + ZnCl2, जब ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है तब तो हम लगा देते हैं हीट, और जब 1 डिग्री नहीं, ये 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री यानी कि CH3OH। अब ये 2 डिग्री है तो प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, हमें एक्स्ट्रा हीट देने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही ल्यूकास टेस्ट अगले चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें देखेंगे हम कि टर्बिडिटी कैसे आ रही होती है। टर्बिडिटी यानी कि कौन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो जो 2 डिग्री है वो बिना ही टेम्परेचर के रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बनेगा CHCl CH3 प्लस H2O निकल जाएगा बाहर। और अगर ये अल्कोहल 3 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? अगर अल्कोहल हो गया हमारा 3 डिग्री, CH3OH प्लस HCl, तो भाई इसे ZnCl2 की ज़रूरत भी नहीं है। जो ल्यूकास रिएजेंट पूरा है ना हमारे पास, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। कि रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही बिना ZnCl2, बिना कैटलिस्ट ZnCl2 के ही हो जाएगा, और बन जाएगा CH3Cl प्लस H2O। और यही ल्यूकास टेस्ट होता है। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, जो 1 डिग्री है उसमें हमें HCl प्लस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में होता है। जो 2nd डिग्री अल्कोहल होता है वो HCl प्लस ZnCl2 बट अब्सेंस ऑफ हीट, वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। और जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो प्लस HCl कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड लगा देंगे या HCl लगा देंगे और ZnCl2 नहीं लगाएंगे, तब भी जो है वो हेलो एल्केन बना देता है। यही टेस्ट होता है टर्बिडिटी में। किसमें टर्बिडिटी मतलब थोड़ा, जैसे किसी सॉल्यूशन में थोड़ा अंधा सा आया ना, कोई मिक्सचर होता है जैसे दूध का मिक्सचर होता है, पानी में अगर दूध डाल दो, ऐसे ही रिएक्शन जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें रिएक्शन बहुत जल्दी होने लगती है और टर्बिडिटी सबसे पहले आ जाती है। तो अगर मैं टर्बिडिटी का ऑर्डर लिखूँ तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो 3 डिग्री में टर्बिडिटी सबसे पहले आएगी, फिर 2 डिग्री में, और फिर 1 डिग्री में। और यही होता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में आपसे पूछेगा कि आप टेस्ट करके बताओ कि ये अल्कोहल 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। तो आप ल्यूकास टेस्ट में अगर 3 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी पहले आ जाएगी, और वो ल्यूकास टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसी के साथ हमारी अल्कोहल से प्रिपरेशन है वो पहले पार्ट में ख़त्म होने वाली है। मैं ये थ्योरी पढ़ देता हूँ एक बार, जो मैंने बताया है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाई एन हैलोजन ऑन रिएक्शन विद द कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड, जैसे कि HCl, फॉस्फोरस हैलाइड यानी कि PX3PCl5, और थाइनल क्लोराइड यानी कि SOCl2। और हाँ, ये रह गया रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ किसी भी Cl2। ये मेनली होती है एल्काइलेशन की रिएक्शन है ये। किसी भी, अगर कोई भी अल्कोहल है हमारे पास, जैसे CH3OH मान लो, और इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस क्या होता है, एक कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ X2। और X यहाँ पर क्या हो, X2 मतलब क्या हो सकता है, या तो Br2 होगा या Cl2 होगा। हम मेनली फ्लोरीन की और आयोडीन की बात नहीं कर पा रहे हैं, हम बस कर रहे हैं मेनली Br2 और Cl2 की बात, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शन आगे है, वो अलग है कि कैसे हम जोड़ेंगे किसी हेलोजन। हम आगे पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज, और पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज में पढ़ेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन होती हैं ये। तो इसमें कैसे होगा, रेड फॉस्फोरस एक कैटलिस्ट है, और ये जो है इसे एक्टिवेट कर देगा। कोई भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर Br2 लिखा मैंने, तो ये Br बॉन्ड को एक्टिवेट करने में और एकदम से प्रोसेस करने में हेल्प करेगा, और बन जाएगा हमारा CH3Br। अब पढ़ता हूँ मैं थ्योरी। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप of an alcohol is replaced by halogen on reaction with the concentrated halogen acid, phosphorus halide or thionyl chloride. Thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with the gases SO2 and HCl। तो यही मैंने बताया था कि थाइनल क्लोराइड के साथ हम क्यों बनाते हैं अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वो फॉर्म करता है गैसेज SO2 एंड HCl। द 2 गैसियस प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल, और जो गैसेज प्रोडक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं। हैंस द रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, हमें पता था कि उसमें HCl चाहिए, ZnCl2 चाहिए, लेकिन जो सेकेंड डिग्री था उसमें हमें हीट की आवश्यकता नहीं थी, और फर्स्ट डिग्री में हमें हीट की आवश्यकता थी।
with tertiary alcohol, the reaction is conducted by simply shaking it with concentrated HCl at room temperature। और जो थर्ड डिग्री अल्कोहल था, टर्सरी अल्कोहल, उसमें हमें खाली HCl चाहिए था, ZnCl2 की ज़रूरत नहीं थी, पूरे ल्यूकास रिएजेंट की ज़रूरत हमें उसमें नहीं होती। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48%, यानी कंसनट्रेशन दे रखी है HBr की 48% अगर होगी, टू प्रिपेयर एल्काइल ब्रोमाइड। गुड यील्ड ऑफ RI मे बी obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% phosphoric acid, यानी H3PO4। हम H3PO4 की प्रेजेंस में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और हाँ हमने यह प्रिपरेशन में पढ़ा था, good yield of RI alkyl iodide may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि H3PO4। H3PO4 क्यों यूज़ करते हैं? अब एक रिएक्शन में लिखना भूल गया। कोई भी ROH है इन प्रेजेंस ऑफ, अब मैंने बताया था जो HBr है वो इन situ यानी कि रिएक्शंस में ही प्रिपेयर किया जाता है। कैसे इन situ कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये लिखा है यहाँ पर, KBr लगा देंगे या NaBr लगा देंगे प्लस H2SO4 लगा देंगे और थोड़ा हीट कर देंगे। यहाँ पर मैंने हीट लिखा हुआ नहीं है क्योंकि हीट मतलब इतनी ज़्यादा हीट हम नहीं देते। अब हम आयोडाइड कैसे बनाएंगे? आयोडाइड के एक हेलोजन एक्सचेंज में रिएक्शन आएगी आगे, सोडियम आयोडाइड डालकर और उसमें ड्राई एसीटोन डालकर। अब जो यहाँ पर रिएक्शन है उसमें आयोडाइड बनाएंगे, HI से रिएक्शन होती है। रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, मैं वो पहले लिख देता हूँ, RI + H2O बन जाता है। अब रिएक्शन ये HI कैसे बनेगा? ये फ्रेशली प्रिपेयर किया जाएगा। जो HCl के अलावा HBr है और HI है, ये दोनों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होंगे। जैसे कोई भी अल्कोहल है CH3OH, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसे होंगे? या तो KI ले लेंगे या NaI, मैं NaI ले रहा हूँ, प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। पहले मैंने लिया था H2SO4 लेकिन अब मैं ले रहा हूँ H3PO4 क्योंकि ये H2SO4 इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग, तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास आयोडाइड है, इसकी जो है बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, तो इससे ऑक्सीडाइज होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है और बॉन्ड लेंथ बड़े होने की वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है बहुत कम है, बहुत एनर्जी बहुत कम है। एकदम से कोई भी छोटी मोटी चीज़ भी इसे रिएक्ट करके तोड़ सकती है Na और I के बॉन्ड को। तो इसलिए हमारे लगाया है H3PO4 जो 95% कंसनट्रेशन के साथ है, और इसी मिक्सचर में बन जाएगा हमारा HI और रिएक्शन फिर ऐसे हो जाएगी और बन जाएगा हमारा CH3I प्लस Na, इसमें बन जाएगा H2O। अच्छा खाली कॉमन प्रोडक्ट ले देता हूँ मैं, CH3I बनेगा, ठीक है। इसमें NaH2PO4 बनेगा शायद, NaH2PO4 प्लस, हाँ इसमें बन जाएगा HI प्लस NaH2PO4। ठीक, मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है CH3I। ये मैं चेक करके बाद में नीचे कमेंट में बता दूंगा, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं पता। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद अ गिवन हेलो एसिड इज, हेलो एसिड यानी कि हेलोजन का एसिड 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री कम। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरली इन situ, यानी कि जो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है PX3 और जो फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड है PI3, ये जनरली इन situ यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाए जाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। और जो ये फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड है, ये रिएक्शन में ही बनाए जाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिस्पेक्टिवली। द preparation of alkyl chloride is carried out either by passing dry hydrogen chloride gas through a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid. The above methods are not applicable for the preparation of aryl halide because the carbon oxygen bond in phenol has a partial double bond character and is difficult to break, being stronger than a single bond. Unit 11th। यानी क्या कह रहा है, अगर मुझे एक एराइल हैलाइड बनाना है
तो मैं किसी फिनोल जैसे फिनोल कंपाउंड से नहीं बना पाऊँगा, किसी भी एल्कोहल से नहीं बना पाऊँगा। जैसे कि ये फिनोल है, ये एक एराइल एल्कोहल है, इसमें अगर मैं HCl लगाऊंगा तो रिएक्शन ये नहीं होगी, इससे हेलो एल्केन नहीं बन पाएगा इन द रिएक्शन हो। अगर मैं इसमें PCl3 भी लगा दूं या PCl5 लगा दूं या रेड फास्फोरस कोई भी X2 डाल दूं या HI लगा दूं, HI जो रिएक्शन मिक्सचर में बनेगा विद द रिएक्शन ऑफ NaI प्लस H3PO4, ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इस रिंग को एक्टिवेट भी करता है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बॉन्ड को पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, यानी कि जब अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये बॉन्ड को छोटा कर देगा, थोड़ा अपने पास खींच लेगा, कुछ ऐसे। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे होता है। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसमें जो लोन पेयर्स हैं, इसके जो लोन पेयर्स हैं ना वो कुछ ऐसे जो है शिफ्ट होते रहते हैं, तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अब ऐसे घूम जाएगा, फिर ये ऐसे घूम जाएगा और वापस ही आ जाएगा। तो इसलिए इसमें पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो कार्बन लगा होता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिस वजह से जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब इसका भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड और शॉर्ट हो जाएगा और पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भाई 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर घूमने लगेंगे। लोन पेयर का इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन, लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है, इस वजह से जो है इसमें पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो बाकी हम करेंगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में अल्कोहल तक निपट गया कि कैसे हम अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन। तब तक के लिए बाय बाय।